आप अपनी बात जो है कह सकते हैं और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह प्रश्न भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। और कुल मिलाकर आप सबको जो है अभी मैंने सेंट्रली म्यूट किया हुआ है। आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। कोई बात कहनी हो, आवाज समझ में नहीं आ रही हो, तो चैट बॉक्स में जाकर हम सब लोग ये अपनी बात यहाँ पर कह सकते हैं। कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो अपनी बात कह सकते हैं। सारा का सारा सेशन जो है यहाँ पर इस प्रकार से चलने वाला है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा कंसेप्ट है वो क्या है, उसको हम एक थोड़ी स्लाइड के रूप में देखते हैं। स्लाइड हम लोगों के सामने आएगी और उसके माध्यम से हम ये विषय समझने की कोशिश करेंगे। चाहें तो आप अपना मोबाइल जो है इसको आड़ा कर लेंगे तो आपको ये स्लाइड जो है पर्याप्त प्रकार से दिखाई देगी। तो जैसे कि आपके सामने एक स्लाइड आई हुई है विद्या भारती मानक परिषद के कामों को, और इनको समझने के लिए आपके सामने इस प्रकार से ये, तो कुल मिलाकर हम सब लोग बैठे काय के लिए हैं? इसलिए कि हम अपना विद्यालय का संचालन करते हैं। विद्यालय के प्राचार्य हैं, विद्यालय के प्रबंधक हैं अथवा सचिव हैं, उस विद्यालय के मैनेजमेंट के लोग जुड़े हुए हैं। और इन सब का हेतु ये है कि हम एक अपने मिशन मोड में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। तो हमारा जो अपना विद्यालय है ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप ये संचालित करने वाला विद्यालय हो। और इसीलिए हमारे लक्ष्य में जो हमने बात कही है, पीछे टंगा हुआ कई लोगों के दिख रहा है हमारा लक्ष्य, कुछ ने ब्लैक बोर्ड पर उकेरा हुआ है। तो कुल मिलाकर जो हमारे लक्ष्य के अनुरूप हम एक उत्कृष्ट विद्यालय संचालित कर सकें और साथ में हमारे जो विद्यार्थी हैं वह समाज के जागरूक नागरिक के रूप में यह खड़े हो सकें। कुल मिलाकर यही भाव से हम विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि हमारा अपना जो विद्यालय है वो गुणवत्तापूर्ण हो, क्वालिटी लेकर वो आए। समाज में स्थापित तो है ही, हमारी अपने मूल्यों के कारण हमारी अपनी पहचान है, पर इसके बाद भी हमारे अपने व्यवहार और हमारे अपने विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी के कारण भी उसकी पहचान बनी रहे, वह जाना जाए। इसलिए विद्या भारती ने 2015 से स्कूल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन के काम को अपने हाथ में लिया है कि विद्यालय समाज में प्रचलित जितने मानक हैं उन मानकों पर खरा उतरे और विद्यार्थियों को योग्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ सुविधाएं मुहैया करा सके, उपलब्ध करा सके। इस काम के लिए हम लोग चले हुए हैं। वास्तव में जैसे कि मालूम है कि जो असेसर असेसमेंट प्रोग्राम है, असेसर 2 विद्यालय हमारे विद्यालय में आते। ये पूरी स्लाइड अगर आपको देखनी है तो आप अपने मोबाइल को आड़ा कर लीजिए तो आपको ये पूरी बड़े में दिखाई देगी, तो आंखों पर लोड नहीं आएगा। प्रतिभा श्रीवास्तव दीदी मोबाइल को आड़ा कर लीजिए, घुमा लीजिए। राम रतन यादव जी भाई साहब मोबाइल को आड़ा कर लीजिए। यस ठीक है। SSM गौसगंज हरदोई, ये जो है वो मोबाइल का आड़ा कर लीजिए। ठीक है। मिथिलेश सिंह जी आप ये मोबाइल आड़ा कर लीजिए तो आपको स्लाइड बड़ी दिखेगी। मतलब ये मेरा हेतु ये है कि आपको, यस ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर ये हम लोगों के सामने जो स्लाइड दिख रही है इसमें ध्यान में आ रहा है कि विद्यालय के असेसमेंट के लिए 2 प्रशिक्षित असेसर, यानी जो SMF SCSQ के तत्वों से परिचित हैं। देखिए ये पूरा पूरा सिस्टम जो है विद्या भारती ने 2015 में तय किया कि हमारे विद्यालय भी गुणवत्तापूर्ण हो, वो जो मानक स्टैंडर्ड्स हैं उनके अनुकूल हमारे विद्यालयों का संचालन हो। इसलिए पुणे की एक संस्था है शांतिलाल मुथा फाउंडेशन, उसके सहयोग से विद्या भारती के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही विद्या भारती मानक परिषद का गठन हुआ और उसके माध्यम से स्कूल का असेसमेंट हम लोग करते हैं। तो सिस्टम फॉर इनरिचमेंट ऑफ स्कूल क्वालिटी SCSQ ये टूल है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा SMF SCSQ, शांतिलाल मुथा फाउंडेशन सिस्टम फॉर इनरिचमेंट ऑफ स्कूल क्वालिटी। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। इसके तहत हमारे अपने विद्यालयों का असेसमेंट होता है। तो 2 प्रशिक्षित असेसर, चाहे वो हमारे प्रधानाचार्य हो सकते हैं, संभाग निरीक्षक हो सकते हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के बाद ये सक्षम होते हैं कि किसी विद्यालय का ये असेसमेंट कर सकें। तो वो 2 असेसर एक विद्यालय में असेसमेंट के लिए जाते हैं
और उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। वो वहां पर जो है 2 दिन रुकते हैं, उस विद्यालय में 2 दिन पूरा रुककर विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि को बड़ी बारीकी से निगरानी करते हैं, देखते हैं, और देखने के बाद वह जो है एक रिपोर्ट्स आपके हाथ में आती है जो अभी आपको मिली होगी। उस रिपोर्ट्स के आधार पर विद्यालय जो है अपने गुणवत्ता के पैमाने निश्चित कर सकते हैं, अपने गुणवत्ता के बिंदु सुनिश्चित कर सकते हैं। और इस पूरे काम में लगभग 3 दिन व्यय होते हैं, यानी 2 दिन जो असेसर जाते हैं आपके विद्यालय में रहते हैं वो 2 दिन, और 1 दिन जो आज आप जुड़े हुए मेरे साथ स्कूल की रिपोर्ट्स प्राप्त करने के लिए, तो 1 दिन ये है। इस रिपोर्ट्स के आधार पर विद्यालय जो है अपने विकास की जो है तात्कालिक यानी 6 महीने में हम क्या सुधार कर सकते हैं विद्यालय में, लघुकालिक यानी साल भर में हम क्या सुधार करते हैं, अथवा दीर्घकालिक 3 से 5 वर्षों में हम अपने विद्यालय में कौन कौन से सुधार कर सकते हैं, इनकी योजना बनाते हैं। तो ये सब कुल मिलाकर प्रांत के निरीक्षण में होता है, और हम लोग प्रांत के कार्यकर्ता भी अब असेसर हैं, तो वो निगरानी आपके साथ में रख सकते हैं, और ये सारी रिपोर्ट्स के आधार पर आप अपने विद्यालय की गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये टूल्स जो हैं, ये इस प्रकार से हमारे सामने है, ये काम करता है। कुल मिलाकर 4 एरिया हैं, मोटे मोटे रूप से 4 एरिया हैं। उसमें गवर्नेंस शासन, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, लीडरशिप नेतृत्व, टीचिंग लर्निंग अध्ययन अध्यापन, यानी इन 4 मुख्य एरियाओं में यह असेसर इस बातों का निरीक्षण करते हैं। और इन 4 एरिया में 12 पैरामीटर होते हैं। 12 पैरामीटर सामान्यतः आपको भी बाद में दिखाई देंगे, समझ में आएंगे। और 40 इंडिकेटर होते हैं। 40 इंडिकेटर है ना, किन किन भागों में, बहुत और नीचे जाएंगे तो निरीक्षण के, तो वो हमें समझ में आएगा। और 139 स्टैंडर्ड होते हैं। 139 मानक यहाँ पर लिखे हुए हैं, विद्यालय गुणवत्ता के मानक। और वास्तव में अगर मानक पुस्तिका आपके हाथ में होगी, जो असेसर आपको उस समय देकर आए होंगे, तो 139 मानकों में वो सारी चीजें आ गई हैं जो एक उत्कृष्ट विद्यालय संचालन के लिए आवश्यक हैं। इसलिए कृपया मेरा निवेदन है सब प्राचार्यों से कि वो मानक पुस्तिका का जरूर आप अध्ययन करते रहें। दूसरा, इस रिपोर्ट्स के आधार पर मानक पुस्तिका में दी हुई बातों को आपने स्वीकार करना और अपने विद्यालय में क्रियान्वयन करना। तो ये कुल मिलाकर ये टूल हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। जैसे कि मुख्य रूप से जो 4 एरिया जिसकी बातचीत अपन कर रहे हैं, तो एक है शासन। ये मैनेजमेंट लेवल पर होता है, प्रबंधकीय लेवल पर होता है। यानी कुल मिलाकर हमारी अपनी प्रबंध कार्यकारिणी जो 11-12 लोगों की होगी, 7 लोगों की होगी, कहीं और बड़ी होगी, तो ये प्रबंध कार्यकारिणी ये कैसी है हमारे विद्यालय में, इसमें लोग कैसे हैं, अलग अलग प्रकार के जो शिक्षा क्षेत्र में चाहिए उस प्रकार के लोग हैं क्या, उसकी प्रोफाइल कैसी है मैनेजमेंट कमेटी की, उनके मैनेजमेंट कमेटी के लोगों का सोच कैसा है विद्यालय संचालन के लिए, नजरिया कैसा है, उनका विजन कैसा है, और वो किस दृष्टि से विद्यालय के संचालन के लिए आगे बढ़ते हैं, इन सब चीजों का, उनकी बैठकें कैसी होती हैं, वो आपस में डिसीजन कैसे लेते हैं, वो विद्यालय की मॉनिटरिंग किस प्रकार से करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, जितने स्टेक होल्डर हैं उनके साथ उनके संवाद कैसे हैं, उनके साथ संबंध कैसे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, सारी की सारी बातें इस एरिया में ये निश्चित की जाती हैं, जिसको हमने शासन कहा है अथवा गवर्नेंस कहा है। दूसरा है एरिया, वो है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी विद्यालय का जो प्रबंधन है वो किस प्रकार से है। प्रबंधन यानी विद्यालय में जो आवश्यक सुख सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटी है, शिकायत निवारण है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, ये सब मिलकर जो है, या वित्त प्रबंधन है, इन सब मिलकर के विद्यालय का प्रशासन देखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है। यानी कुल मिलाकर गवर्नेंस यानी प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वह एडमिनिस्ट्रेशन है, और प्रधानाचार्य या उनकी टीम के द्वारा उनका क्रियान्वयन है। तो इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है उस विद्यालय का, इसको बड़ी बारीकी से इस रूप में यहाँ पर देखा जाता है।
तीसरा एरिया आपके सामने जो दिख रहा है, नेतृत्व। नेतृत्व यानी लीडरशिप, यानी मुख्य रूप से इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य इस विद्यालय के कैसे हैं, उनका विजन कैसा है, उनकी शैक्षिक समझ कैसी है, शिक्षकों के बीच में उनका संवाद कैसा है, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर वो कितना ध्यान देते हैं, विद्यालय की वार्षिक योजना, एनुअल कैरिकुलम प्लान वगैरह वो कैसे बनाते हैं, ये सारा का सारा जो है असेसमेंट किया जाता है इस एरिया को देखकर, नेतृत्व को। और चौथा एरिया है अध्ययन अध्यापन, टीचिंग लर्निंग। विद्यालय में अध्ययन अध्यापन की कैसी स्थिति है, कक्षों में शिक्षकों के द्वारा कैसा व्यवहार किया जाता है, नई नई विधाओं से कैसे अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाता है, टीएलएम का उपयोग है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, इनोवेशन हो, शिक्षण पेडागोजी हो, एजुकेशनल पेडागोजी हो, शिक्षा शास्त्र, इन सब के बारे में बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाता है। विद्यालय का असेसमेंट कैसा होता है, कैसा परीक्षा सिस्टम है, और विद्यार्थी कितने सेटिस्फाई हैं, किस प्रकार से वो संतुष्ट हैं शिक्षा से, अध्ययन अध्यापन से। तो वो ये मुख्य रूप से इस एरिया में ये ध्यान में आता है। तो कुल मिलाकर ये 4 एरिया हम लोगों को ध्यान में आ गए। एक है प्रबंध कार्यकारिणी का अध्ययन, दूसरा है प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा बनाए गए नियम और क्रियान्वयन प्रशासन, तीसरा है नेतृत्व यानी प्रधानाचार्य का कौशल, और चौथा है अध्ययन अध्यापन यानी शिक्षकों का कौशल। इन सारी स्थितियों से विद्यालय का संचालन किस प्रकार से उत्कृष्ट हो रहा है, इसका सारा का सारा असेसमेंट किया जाता है। पैरामीटर के बारे में और अपन डीप में जाएंगे तो मैनेजमेंट यानी गवर्नेंस यानी शासन में जो है संचालन व्यवस्था ढांचा यानी उनकी प्रोफाइल कैसी है, मैनेजमेंट ग्रुप की, उनकी दूरदृष्टि, उद्देश्य निर्धारण, नियोजन अथवा निर्णय निर्माण ये कैसा है, और संचालन का पर्यवेक्षण कैसे वो मॉनिटरिंग करते हैं स्कूल की, ये सारी पैरामीटर्स हैं। प्रशासन के जो पैरामीटर हैं उसमें एक प्रक्रिया प्रबंधन, प्रोसेस मैनेजमेंट है, एक परिसर मैनेजमेंट है, और एक है वित्त प्रबंधन। तो कुल मिलाकर 3 पैरामीटर इसमें इस एरिया में है। नेतृत्व में अनुदेश के नेतृत्व यानी शैक्षिक नेतृत्व कैसा है प्रधानाचार्य का, संकाय नेतृत्व यानी फैकल्टी के बीच में कैसा उनका एटीट्यूड है, और संचालन परिचालन नेतृत्व यानी मैनेजमेंट किस प्रकार से वो संचालित करते हैं, ये सारे के सारे। और अध्ययन अध्यापन के 3 पैरामीटर दिख रहे हैं आपके सामने। विषय ज्ञान, शिक्षण विधि, शैली, ये शिक्षकों की, शिक्षक किस विधि से पढ़ाते हैं, वो टीचिंग कराते हैं या लर्निंग पर ध्यान देते हैं, ये सारी चीजें यहाँ फोकस की जाती है। मूल्यांकन प्रत्युत्तर यानी परीक्षा प्रणाली और कक्षा नेतृत्व। कुल मिलाकर इन पैरामीटर्स के आधार पर और इन इंडिकेटर, 40 इंडिकेटर भी हैं, वो अपन बाद में अभी रिपोर्ट्स में आपको ध्यान में आएंगे कि इंडिकेटर क्या है और कैसे काम करते हैं। इसके आधार पर जो है विद्यालय अपने विकास का रोड मैप तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ ही इस रिपोर्ट्स जब आपके हाथ में आ गई है, आपके हाथ में 2 प्रकार की रिपोर्ट्स होगी। मुझे लगता है कि वो रिपोर्ट लेकर आप लोग सामने बैठे होंगे, और अगर रिपोर्ट्स लेकर आप बैठे हैं तो एक बार लहरा दीजिए थोड़ा, हाँ मुझे दिख जाएगी। आप रिपोर्ट्स को उठाकर ऐसे दिखा दीजिए, हिला दीजिए हाथ से। हाँ यस, उमेश जी ने लहराई है, ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। किरण जी ने लहरा दी, ओके, किरण यादव जी बहुत बढ़िया। और बाकी लहराइए, थोड़ा रिपोर्ट लहराइए, देखें सब लोग रिपोर्ट साथ मिल गए कि नहीं। चलिए, दूसरा ये रिपोर्ट्स आपको मिल गई क्या? ओप्पो ओ ऐसी, ठीक, बहुत बढ़िया। उमेश जी ने लिखा दी, राम रतन जी दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक। तो ये जो रिपोर्ट्स है आपको मिल गई जी, अनुपम जी हाथ हिला रहे हैं, ठीक है, मिल गई आपको, आपके पास में है। तो इस रिपोर्ट्स के आधार पर आप सुधारात्मक क्षेत्रों को चिन्हित कर भविष्य की योजना बना सकते हैं। और साथ में इसके माध्यम से हमारी जो एक आत्मनिर्भर प्रणाली है ना, हम खुद चाहेंगे कि हमारा कैसा विकास हो सकता है, तो हम उसकी योजना बना सकते हैं। कुल मिलाकर ये जो असेसमेंट प्रक्रिया है, ये जो असेसर जाते हैं इनके हाथ में 3 प्रकार के टूल होते हैं। एक होता है उनके हाथ में विद्यालय में प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। आपके विद्यालय में जब असेसर आते हैं तो 2 दिन घूम घूम कर प्रत्येक चीजों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, देखते हैं,
ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद में उनको जो टूल्स दिया जाता है उसको वो फिलअप करते हैं, भरते हैं और उसके आधार पर ये रिपोर्ट्स तैयार होती है। दूसरा है आवश्यक अभिलेखों का निरीक्षण यानी डॉक्यूमेंटेशन। आपके यहाँ कैश बुक कैसी है, लेजर कैसी है, मिनट्स रजिस्टर कैसा है, उपस्थिति पंजी कैसी है, शिक्षकों की जो है पर्सनल डायरी कैसी है, टीएलएम कैसा बनाया हुआ है, पाठ योजनाएं कैसी, ये सारी की सारी चीजें जो है ये देखते हैं। और तीसरा अंतिम जो बात है, हितधारकों के साथ वार्तालाप, इंटरेक्शन। वो जो है असेसर अलग अलग प्रकार की बैठकें आयोजित करते हैं। आपने सब बैठकें आयोजित की होंगी, हो सकता है वो शिक्षकों के साथ बैठे हों, पालकों के साथ बैठे हों, विद्यार्थियों के साथ बैठे हों। ये सब ध्यान आपको आ गया कि उस समय कई 6-7 प्रकार की बैठकें और उसके अलावा अलग अलग वो उनसे वार्तालाप करके ये विद्यालय की प्रक्रियाओं को निकालते हैं कि क्या चल रहा है। तो इसके आधार पर हम लोगों को विद्यालय को ग्रेडिंग मिलती है, उसके आधार पर ये रिपोर्ट्स तैयार होती है। और इस रिपोर्ट्स को तैयार करते समय इतने प्रकार का साहित्य ये काम आता है। देखिए, कुल मिलाकर ये इतनी मेहनत क्यों होती है कि हमारे अपने जो विद्यालय हैं उसमें कोई प्रगति हो, तो इसलिए इतनी सारे साहित्यों के साथ में असेसर आपके विद्यालय में जाते हैं, उनको भरते हैं और भरने के बाद ये 2 प्रकार की रिपोर्ट्स जो लाल रंग से दिख रही है आपके हाथ में आती है। एक आपके हाथ में आई होगी 8 पेज की विद्यालय रिपोर्ट, 8 पेज होंगे। हो सकता है वो कलरफुल हो या हो सकता है आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट हो, पर एक 8 पेज की जो रिपोर्ट है स्कूल रिपोर्ट, और एक 80 पेज के आसपास आपके हाथ में होगा एक्शन पॉइंट। तो 2 प्रकार की रिपोर्ट्स आपको प्राप्त हुई है। चलिए, आप जितने प्रधानाचार्य हैं कृपया चैट बॉक्स में लिखिए। अब आपको लिखना है, आपका काम है, क्या आपको ये रिपोर्ट्स प्राप्त हो गई? तो आप अपने विद्यालय का नाम लिखिए और लिखिए हाँ हो गई। चलिए चैट बॉक्स में जाकर लिखिए, लिखिए चैट बॉक्स में, मुझे दिखाई देगा आपको ये रिपोर्ट्स प्राप्त हो गई क्या। तो आपको लिखना है हाँ, यस, क्योंकि आप जितने जुड़ेंगे, आप जितना उत्तर देंगे इन सब चीजों का, उससे आपको ध्यान में आएगा कि आप जो है मेरी बात को बड़े अच्छे से सुन पा रहे हैं। ठीक, लिखिए प्रधानाचार्य। कुल मिलाकर 13 जी, अनुपम जी ने लिखा महोली को प्राप्त हो गई है दोनों रिपोर्ट्स। ठीक है, सबसे पहले अनुपम जी ने उत्तर दिया है। अनुपम जी वाह, आपको बधाई हो। दूसरा लिख रहे हैं AC8140 जी, मिल गई। गैलेक्सी JX लिख रहे हैं असेसमेंट की रिपोर्ट के आधार पर विद्यालय में सुधार करने के लिए प्रधानाचार्य की भूमिका महत्वपूर्ण है, प्रधानाचार्य को सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, यस वी गॉट इट। PD SVM इंटर कॉलेज सिंडली लिख रहे हैं कुम्हारवाड़ा को प्राप्त हो गई है, ओनली स्कूल रिपोर्ट प्राप्त हुई है किनको? तो देखिए भाई, आपके पास में एक्शन पॉइंट भी होना चाहिए। उमेश जी को हरदोई को ये प्राप्त हो गई है। ठीक, सरस्वती विद्या मंदिर गौसगंज हरदोई को प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब जिनका नहीं आ रहा है इसका मतलब उनको प्राप्त नहीं हुई है ऐसा मैं मानूंगा, तो फिर बाद में संभाग निरीक्षक से पूछताछ कर लेंगे कि क्यों प्राप्त नहीं हुई है। SBM उन्नाव को प्राप्त हो गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, कुम्हरावा को प्राप्त हो गई, कुम्हरावा को प्राप्त, बहुत बढ़िया। ठीक, और लिखिए कौन रह गए हैं। देखिए संभाग निरीक्षक, देखते जाइए आप कि कौन रह रहे हैं। SBM हरदोई को प्राप्त हो गई है। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, मिल गई है महमूदाबाद सीतापुर, बहुत बढ़िया। ठीक है, और ये रिपोर्ट्स मिल तो गई है, आपके पास में भी रखी हुई है, क्योंकि अब अपन जब रिपोर्ट्स पर बातचीत करेंगे तो उससे आप जो है तुलना कर सकेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये आपने इस बात को कुल मिलाकर हम लोगों के बीच में इस विषय को हमने रखा। अब सीधे सीधे हम बात करेंगे उस विद्यालय की, किसी एक विद्यालय की रिपोर्ट्स हम आपके सामने रखेंगे और उसके आधार पर जो है आप लोग जो है अपने विद्यालय की रिपोर्ट्स उसके साथ में देख सकते हैं। तो चलिए कौन सी रिपोर्ट्स मेरे हाथ में आई है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे हाथ में आई है रिपोर्ट्स सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज केशव नगर महोली केशवपुरी। अच्छा, ठीक है, केशवपुरी की है ये। ये बैठे हैं प्रधानाचार्य, यहाँ के प्रधानाचार्य बैठे हैं,
यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में। प्रधानाचार्य केशवपुरी, हाँ ठीक है। तो चलें अब अपन देखते हैं ये जो रिपोर्ट्स है, स्कूल रिपोर्ट्स, ये वाला पन्ना आप खोल लीजिए अपनी रिपोर्ट्स का पहला नंबर का पेज। आप देख रहे होंगे आपके हाथ में भी पहले नंबर का पेज है और ये केशवपुरी विद्यालय का भी पहले नंबर का पेज है। अब देखिए कुल मिलाकर कितनी मेहनत से रिपोर्ट्स तैयार होती है और कितने कितने मुख्य बिंदु इसमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है SMFSCSQ जो देश की मानी हुई संस्था है स्कूल असेसमेंट एक्रेडिटेशन की, उसका लेटर पैड है और नीचे उसके मुख्य कार्यपाली के अधिकारी के सिग्नेचर है, CO के सिग्नेचर है। आप ये देख रहे होंगे कि ये विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखा हुआ केशवपुरी, मूल्यांकन की तिथि लिखी हुई है 22/1/2020, 24/1/2020। तो इस समय पर इस विद्यालय का असेसमेंट हुआ था और मुनिंद्र दत्त शुक्ला जी और संजय कुमार पांडे जी और शांति कुमार सिंह जी ये इसमें मूल्यांकन करता थे, ये असेसर थे। देखिए अब कुल मिलाकर इस विद्यालय को ग्रेड कौन सा प्राप्त हुआ है वो बड़ी महत्वपूर्ण की बात। तो ये देखिए प्रक्रिया मूल्यांकन का इनका जो ग्रेड है इनको मिली है B+ श्रेणी, B+। ये श्रेणी यानी कितने प्रकार की होती हैं इसको समझ लें। तो एक जो सबसे आखिरी की श्रेणी होती है वो होती है C के बाद कोई श्रेणी नहीं होती, यानी सबसे कमजोर विद्यालय को अगर मिलेगी तो वो C श्रेणी मिलेगी। उसके बाद एक और श्रेणी उसके ऊपर वाली है वो है B और उसके बाद है B+ और B+ के बाद नंबर आता है A और उसके बाद आता है A+ यानी सबसे अच्छा विद्यालय, सारे गुणवत्ता के पालन वहां हो रहे हैं। तो ये विद्यालय को यहाँ पर श्रेणी मिली है B+। आप अपनी विद्यालय की श्रेणी देखिए आपकी रिपोर्ट्स में आपको कौन सी श्रेणी मिली है और चैट बॉक्स में लिख दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए आपको कौन सी श्रेणी मिली, विद्यालय का नाम और श्रेणी लिखते जाइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ लिखने को कि गोविंद जी भाई साहब भी ये सब चीजें देख रहे हैं, हेम जी भाई साहब भी देख रहे हैं, तो जिससे इनको पता पड़ जाए कि आपके अपने विद्यालय की श्रेणी क्या है। दिनेश जी भाई साहब भी यहाँ निगरानी रखे हुए देख रहे हैं। तो आप अपने विद्यालय की श्रेणी क्या आई है उसमें लिखी है, रिपोर्ट्स आपके हाथ में है तो लिखिए। हाँ ये सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज फतेहपुर बाराबंकी को B श्रेणी, कुमरावा C श्रेणी, ठीक। B PD SBM इंटर कॉलेज, ठीक है बहुत बढ़िया। B ग्रुप B, ठीक है 3 विद्यालयों ने लिख दिया। SBM हरदोई B, ठीक है। B गौसगंज को, ठीक है। रामदेवी सरस्वती विद्या मंदिर महमूदाबाद B को मिला है। हसवा उन्नाव B मिला है, बहुत बढ़िया, ठीक है। स्वदेश सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महाराजगंज रायबरेली B मिला है, ठीक है। ठीक। कुल मिलाकर ये हमने अपनी श्रेणी हमें समझ में आ गई कि कौन सी है। अब जिनको B मिला है उनको ये समझना चाहिए कि उनको अभी 3 स्टेप और ऊपर जाना है, यानी काम करना है इतना। उनको पहले B+ में आना है, फिर A में आना है, उसके बाद A+ में आना है। अब ये जो विद्यालय मेरे हाथ में है ये B+ है, यानी इनको 2 स्टेप 2 सीढ़ियां और चढ़नी है। तो सबसे पहले इस विद्यालय को A में आना है, उसके बाद A+ में आना है। तो ये कुल मिलाकर हमें समझने की बात है कि हमें 2 स्टेप अथवा 3 स्टेप और चढ़ने हैं। और जिनको C श्रेणी मिली है वो घबराइए मत, उनको तो और मजा है काम करने के लिए और सीढ़ियां मिल गई हैं भाई। उनकी हेल्थ और सेहत ये ठीक बनी रहेगी, अच्छी चढ़ाई होगी। तो उनको B में आना है, फिर B+ में आना है, फिर A में आना है और A+ में आना है। 4 ही तो चैनल है, तो चिंता ना करें। SBM पूर्वा को B मिला है ऐसा लिखा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये पहला नंबर पेज हमने समझा। अब ये दूसरे नंबर पेज को आप निकाल लीजिए। दूसरा नंबर पेज लिखा हुआ है आपके सामने, प्रक्रिया मूल्यांकन राडार। ये हमारे सामने राडार है। जैसे कि आपको पहले भूमिका में अपन बता रहे थे कि 4 एरिया हैं, शासन, प्रशासन, नेतृत्व और अध्ययन अध्यापन।
तो आपको ये राडार को देखकर ये ध्यान में आ सकता है कि कौन सा एरिया आपका कमजोर है एक झटके में। जो सबसे छोटा राडार होगा यानी गोला, आप ये जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, वैसा समझ लीजिए इसको, छत्ता। तो जो जितना अंदर की ओर होगा वो उतना कमजोर है, और जो जितना बड़ा है राडार वो उतना बड़ा दिख रहा है। तो आपको ये राडार देखकर ध्यान में आ रहा होगा कि इनका पहला है शासन का, ये देखिए शासन लिखा है यहाँ बगल में, ये दूसरा है प्रशासन का, ये बगल में उसके देख रहे होंगे, और तीसरा है नेतृत्व का, और चौथा है अध्ययन अध्यापन का। तो ये चारों राडार को देखकर आपको एक झटके में ध्यान में आ रहा होगा कि कौन सा राडार इनका कमजोर है। तो इसमें जो कमजोर दिखाई दे रहा है वो है प्रशासन का। क्यों प्रशासन का कमजोर है? देखिए 3 नंबर का जो बिंदु है वो एकदम अंदर है, 9 नंबर का अंदर है, 1 और 2 के लगभग अंदर है, 5 और 4, 5 और 6 के भी लगभग अंदर की ओर है। जो बाहर की ओर है वो केवल 10, 8 और 7 ये ही है। ये जो क्रमांक लिखे हुए हैं वो इंडिकेटर का नंबर है। इंडिकेटर की लिस्ट आपको पीछे लगी हुई दिखाई दे रही है। तो इंडिकेटर क्या नुकसान है इनका, यानी एक इंडिकेटर, अब यहाँ देखिए शासन में इनका 1 नंबर का इंडिकेटर थोड़ा ऊपर है, पर 10 नंबर का इंडिकेटर अंदर की ओर है। तो हमें ये इंडिकेटर को समझ में आएगा कि कौन सा इंडिकेटर कमजोर है। राडार से एक बात तो ये ध्यान में आ गई कि कौन सा एरिया कमजोर है और कौन सा इंडिकेटर कमजोर है। आपको तुरंत यहाँ पकड़ में आ सकता है कि जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर प्रशासन इसलिए कमजोर है क्योंकि ये ज्यादा अंदर की ओर बिंदु ज्यादा हैं। अब आप अपना राडार देखिए, आप अपना राडार देखिए अपनी रिपोर्ट्स में, और राडार देखकर आप बताइए कि आपके 4 एरिया में से कौन सा एरिया कमजोर है। तो चैट बॉक्स में जाकर कमजोर एरिया का नाम लिख दीजिए। चलिए लिखिए, लिखिए, देखिए आप मेरे साथ जुड़ते रहिए, मैं जो कह रहा हूँ टाइप करते रहेंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ लिखिए कि कौन सा एरिया आपका कमजोर है। हाँ सुशील सिंह जी लिखिए, आकाश सैनी जी लिखिए, अवरीश जी लिखिए। हाँ कौन सा एरिया आपका कमजोर है। हाँ पूर्वा भी ठीक है, आपने कहा टीचिंग लर्निंग 0 कर दिया, अपन बाद में बातचीत करेंगे। पूर्वा हरदोई देखा आपने, देखने के बाद आपको ध्यान आ गया आपका कौन सा कमजोर है। किरण यादव जी भाई साहब ध्यान आ गया। किरण यादव जी, किरण यादव जी, नाम किरण यादव है। ओके ठीक, लिखिए। इससे हमें ध्यान आएगा कि आप रिपोर्ट्स लेकर बैठे हैं और वो देख भी दे रहे हैं साथ में। फतेहपुर बाराबंकी गौसगंज दोनों को बी मिला, जबकि व्यवहारिक रूप में दोनों विद्यालयों में बड़ा अंतर है, ऐसा कैसे हो सकता है? जी इसकी भी बातचीत करेंगे अपन। अभी मैंने सीताकांत वाजपेयी जी लिख रहे हैं, नेतृत्व और अध्ययन अध्यापन दो कमजोर है। ठीक है, ठीक है। हम्म, और लिखिए। मैंने जो प्रश्न पूछा फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपको चारों राडार देखने के बाद कौन सा राडार आपका कमजोर है, छोटा है, यानी वो एरिया आपका कमजोर है, वो लिखना है आपको। जी अरे क्या हो गया, उत्तर नहीं आ रहे, पकड़ में नहीं आ रहे हैं क्या, समझ नहीं आ रहे हैं? ओके, इंटर कॉलेज फतेहपुर बाराबंकी, ये क्या लिख दे 1 2 3 4 5 6 नहीं, कौन सा एरिया, एरिया यानी वो जो शासन प्रशासन अध्ययन अध्यापन नेतृत्व लिखा है ना, वो। हम्म, चलिए जब तक आप सोचिए तब तक जो है लिख लिखिए, लिखेंगे तो आपको आनंद आएगा। तो ये जो चारों एरिया, हाँ प्रशासन ठीक, बाराबंकी गौसगंज प्रशासन ठीक है, कुमराबा नेतृत्व ठीक है, अध्ययन और अध्यापन ये
SBM PD, SBM इंटर कॉलेज। और लिखिए, 2-3 लोग और बचे हैं अभी। मनोज पांडे जी लिखिए। राम रतन, राम देवी सरस्वती विद्या मंदिर महमूदाबाद लिखिए। क्या बात है, रिपोर्ट्स थोड़ी दूर चली गई क्या? रिपोर्ट्स दूर तो नहीं चली गई, आपके पास में ही है ना जी। हरदोई नेतृत्व, अरे वाह। महाराजगंज अध्ययन अध्यापन, ठीक। ये रायबरेली में भी अध्ययन अध्यापन कमजोर है, ठीक है, और बढ़िए। तो ठीक है, कुल मिलाकर ये चारों राडार के बाद में ये दृश्य बना इनका, इस विद्यालय का ये दृश्य बना है, जबकि ऐसा बनना नहीं चाहिए। इसका अर्थ है कि समेकित विकास समान रूप से नहीं हो रहा विद्यालय का, इसलिए ये जिगजैग पैटर्न बना। वास्तव में होना कैसा चाहिए, ये दो यहाँ पर चित्र आपको दिख रहे हैं। एक तो संतुलित अनुपालन, यानी उस एरिया के सारे इंडिकेटरों में समान रूप से व्याप्त हो। देखिए, अगर आपके शरीर का एक हाथ मजबूत होगा और दूसरा हाथ कमजोर होगा, तो वो बैलेंस थोड़ी माना जाएगा शरीर। इसलिए दोनों हाथ और दोनों पैर मजबूत होने चाहिए। इसलिए इंडिकेटर पर समान रूप से संतुलित अनुपालन यानी संतुलित विकास होना चाहिए, इसका हमने ध्यान रखना पड़ेगा। और आदर्श अनुपालन ये है, कुल मिलाकर सारे इंडिकेटर टॉप स्थिति में हर एरिया के हों। तो अपन यही चाहते हैं कि विद्या भारती के जितने विद्यालय हैं वो आने वाले 3 वर्षों में जिनका असेसमेंट हुआ है वो इस स्थिति में प्राप्त हो जाएं, इस स्थिति में पहुंच जाएं, इसका हम लोगों ने प्रयास करना होगा। फिर बाद में ये जो ग्रेड लिखा हुआ है, देखिए ये बी में 1 से लेकर 2 तक के बीच के अंक होते हैं, 1 से लेकर 1.99 तक के। इसलिए जो एक प्रश्न आया था वो उसमें यह है कि अंकों का हेर फेर हो सकता है और बाकी चीजें और रिपोर्ट्स में ध्यान में आती हैं, तो अपन वो उस पर चर्चा करेंगे आगे। तो ये कुल मिलाकर अंक हैं जो ये 4 से लेकर 5 के बीच में अंक हम लोगों को प्राप्त होंगे, तब A+ की ये श्रेणी प्राप्त होगी, इसका ध्यान रखेंगे। अब हम आ जाएं, अब हमने एरिया पकड़ लिया कौन सा कमजोर है। अब उसके अलावा उस एरिया में भी कौन सी चीज कमजोर है, कौन सा पैरामीटर कमजोर है, इसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए, बड़ी मजेदार बात है कि इस विद्यालय को B+ की ओवरऑल ग्रेड मिला है। देखिए, प्रक्रिया मूल्यांकन का सबसे ऊपर ग्रेड मिला है विद्यालय को B+, पर गवर्नेंस में इनको कौन सा ग्रेड मिला है, B। यानी ओवरऑल ग्रेड से भी एक स्टेप नीचे है यहाँ की प्रबंध कार्यकारिणी। इसलिए प्रबंध कार्यकारिणी एक स्टेप नीचे है। तो क्यों नीचे है, तो वो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। एक तो ये है कि संचालन व्यवस्था ढांचा, इसमें इस विद्यालय को B+ मिला है। यानी कुछ तो यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी अच्छी है, लोग अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, उनके दूरदृष्टि, उद्देश्य निर्धारण, नियोजन भी लगभग दोनों मानदंड जो है ये एक से दिखाई दे रहे हैं, B+ मिला है। पर जो महत्वपूर्ण बात यहाँ समझने की है कि विद्यालय का संचालन पर्यवेक्षण, यानी विद्यालय की मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा विद्यालय की मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए प्रॉपर, वो नहीं होती है। अगर प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ बैठे हैं तो समझ लीजिए इस मॉनिटरिंग ना होने के कारण विद्यालय की जो प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए, लिखित मॉनिटरिंग होना चाहिए, योजना से प्रबंध कार्यकारिणी जाए, सब शिक्षकों से वार्तालाप करे, कहाँ क्या समस्या है, वो नहीं होने के कारण वो देखिए उसमें C मिला है इनको और डंडा उठा ही नहीं है। इस कारण इनको ये जो ग्रेड है इनका नीचे आ गया। अगर यहाँ की प्रबंध कार्यकारिणी विद्यालय की विजिट यानी मॉनिटरिंग ये प्रॉपर तरीके से करेगी और प्रॉपर तरीके से चीजों को देखेगी, उसमें सुधार करेगी, तो ये समिति अपने आप ये जो एरिया इनका ये मूव कर जाएगा, ऊपर की ओर उड़ जाएगा। अब ये 3 पैरामीटर में सबसे कमजोर पैरामीटर इनका ध्यान में आ गया, संचालन का पर्यवेक्षण। आपने भी अपना पेज नंबर 3 निकाला होगा।
तो आपके इन तीनों में से कौन सा डंडा छोटा है, कौन सा मानदंड छोटा है, जिससे यानी वो पैरामीटर आपका कमजोर है। तो पहला है, दूसरा है या तीसरा है? तो अगर पहला है तो 1 लिख दीजिए, दूसरा है तो 2 लिख दीजिए, तीसरा है तो 3 लिख दीजिए। चलिए लिखिए चैट बॉक्स में, लिखिए कौन सा एरिया आपका पैरामीटर आपका कमजोर है शासन में। लिखते जाइए, लिखते जाइए जब तक